आज के इस वीडियो में NIOS क्लास 10th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ, जिसमें आपको मैं ग्रामर भी समझाऊंगा और पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है ये तरीका बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखना, जिससे कि पूरा पेपर आप इजीली सॉल्व कर पाओ एग्जाम्स के अंदर। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स भी समझाने वाला हूँ। पूरा इंग्लिश का जो पेपर होता है आपका, वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन ए सेक्शन, जिसको रीडिंग सेक्शन कहा जाता है, जिसमें आपसे 2 पैसेज दिए जाते हैं और उन पैसेज के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनका आंसर आपको पैसेज में ही मिलता है। सेक्शन बी, जो कि राइटिंग सेक्शन होता है, इसमें आपको लेटर, स्पीच, आर्टिकल्स ये सब आपसे पूछा जाता है। पैराग्राफ राइटिंग वगैरह, स्टोरी राइटिंग, ये सेक्शन बी में आता है। एंड सेक्शन सी होता है ग्रामर सेक्शन। इसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, एंड टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गया, ये आपसे सेक्शन सी में पूछा जाता है। एंड इसके बाद लास्ट में आता है हमारा लिटरेचर पार्ट। इसमें आपसे चैप्टर्स के जो स्टोरीज होते हैं, पोएम्स, स्टैंजास, उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उसका आंसर देना होता है। तो इस तरीके से टोटल 4 सेक्शन में आपका इंग्लिश का पेपर डिवाइडेड होता है। तो आज के इस वीडियो में मेरा जो प्लान है, आपको 3 पैटर्न के साथ समझाना है। वो पैटर्न कौन कौन से, देखिए। पहला जो स्टेप है वो है क्वेश्चन पेपर एक डिस्कस करना, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि एनएस बोर्ड के द्वारा कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको उसका आंसर कैसे देना होता है और क्वेश्चन पेपर में क्या क्या होता है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर लूँगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, और उसमें जिस तरीके से पूछा गया है सेम उसी तरीके से अभी भी आपसे पूछा जाएगा। बस करने का तरीका आपको बता दूंगा मैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो तो चेंज करके ही देते हैं, लेकिन आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर से आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी, ये तीनों सेक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, पोएम्स और स्टैंजर्स बताऊंगा, जिससे कि आपका लिटरेचर पार्ट भी कवर हो जाएगा। चलिए, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं आपके एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स कैसे आप निकाल सकते हो, अपने आप भी बना सकते हो। इसके लिए आपको जस्ट एनएस बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर खुद सॉल्व करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पेपर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको तरीका पता चल जाए। देखिए, सबसे पहला वो सेक्शन होता है हमारा ए सेक्शन, जिसमें रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं। पहला पैसेज 8 मार्क्स में आता है, सेकंड पैसेज जो होता है वो 7 मार्क्स में आता है। तो फर्स्ट पैसेज के अंदर जो आपसे पूछा जाता है, ये पैसेज आपको रीड करना होता है और पूछे गए क्वेश्चंस के आपको आंसर देना होता है, जिसमें पहले आपको 2 क्वेश्चन MCQ होता है, बाकी आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सेंटेंस 1 या 2 सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना होता है। आपको करना क्या है इसके लिए, पहले पैसेज रीड नहीं करना, जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। आपको सबसे पहले आना है नीचे और यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड कर लेना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन वी फिनिश आवर सैडनेस एंड लोनलीनेस, यानी कि हम अपने दुख को और अकेलेपन को कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा, तो इसके बाद इन सिंपल आप जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए आप इनको पढ़ लीजिए। वाई मेकिंग फन ऑफ अदर्स, वाई लाफिंग एट आवर सेल्फ, अपने आप पे हंसकर या दूसरों का मजाक उड़ाकर, वाई शेयरिंग ह्यूमर विद अदर्स, है ना, या मतलब अपनी जो ह्यूमर है, हमारी जो सेंस है, उनको शेयर करके, या वाई किलिंग आवर टाइम। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब आपको पैसेज को रीड करना है। देखो, इसका जो आंसर होगा आपको सिंपल इसमें दिख जाएगा। जैसे आप पैसेज को रीड करोगे आपको पता चल जाएगा। यानी ये जो पूरा पैसेज आया हुआ है, ये स्माइल के ऊपर आया हुआ है ना। हमारे लाइफ के अंदर स्माइल का क्या इंपॉर्टेंस है, बिना हंसे ज़िंदगी पूरी खराब आ रही है, तो हमें पता ही है। देखो, अलोन और सैड, यहाँ पे ये पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि जो हमारी लोनलीनेस लाइफ है और जो सैडनेस है हमारी लाइफ के अंदर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें वी नीड टू, यानी हमारी जो मेन जो ज़रूरत है वो है वी शेयर कॉमन इंटरेस्ट विद अदर्स, यानी कि हमें अपने जो इंटरेस्ट है हमें उसको शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, बाय शेयरिंग ह्यूमर विद अदर्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। एंड अब आते हैं अपने हम सेकंड वाले ऑप्शन पे, हाउ इज मैन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, आज हम यानी हम इंसान अदर एनिमल से कैसे डिफरेंट है। ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, मैन नोज हाउ टू लाफ एट अदर्स एंड इवन एट हिमसेल्फ, यानी कि एक इंसान अपने आप पे और दूसरों पे, दोनों पे हंसना जानता है। इसलिए इंसान यानी कि जो अदर एनिमल्स होते हैं उनसे वो अलग होता है। क्लियर है, उसके पास ह्यूमर भी होता है। तो यहाँ पे सिंपल ये तरीका बता दिया गया आपको। एंड और भी देखोगे आप तो ऑप्शन सी में देखिए, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन पूछा गया आपसे,
व्हेन डज ह्यूमर क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर अस, यानी जो ह्यूमर होता है ये कब डिफिकल्टीज क्रिएट कर देता है हमारे लिए। तो इसका आंसर आप सिंपल, आप जैसे रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा, पैसेज में ही सब कुछ दिया होता है। ये देखिए, समटाइम्स ह्यूमर टेंड्स टू लीड अस इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन। सिंपल है यहाँ पे, यानी जो ह्यूमर है वो कभी कभार हमें एक डिफिकल्ट में डाल देता है। कब डालता है ये? व्हेन वी एग्जीक्यूट आवर पॉइंट एंड दस टीज अदर्स। मैं आपको जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ऐसा होता नहीं है कि मेरे दोस्त ने कहा कुछ हो रहा है और मैं अपने दोस्त को बता कुछ हो रहा हूँ, है ना, उसमें दो चार बात लगा के बोल रहा हूँ, बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ। तो जब हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, जब सच्चाई रियलिटी पता चलती है, तो उस टाइम भी दुख होता है, यानी कि कैसे तो हम डिफिकल्टीज में पड़ जाते हैं, है ना। एंड टीज अदर, जब हम किसी को चिढ़ाते हैं। तो एग्जीक्यूट एंड टीज, ये दो वर्ड्स आपको इसमें बता देना है। यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर इसका यहाँ से आंसर दिया हुआ है इसमें ही, ठीक है। एंड इसके बाद आपसे वो भी पूछा गया है, वाई इज हेल्थी ह्यूमर ऑलवेज सक्सेसफुल। भाई हेल्थी ह्यूमर सक्सेसफुल हमेशा है, क्यों है? तो सिंपल, जो भी ऑप्शन में पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, जस्ट उस वर्ड को यहाँ पे आके देख लीजिए, यहीं पे इसका आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपल इसका आंसर देना होता है। क्वेश्चंस को पढ़ना है, देन पैसेज को रीड करना है, आपको सिंपल पैसेज का आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाता है। जैसे फर्स्ट पैसेज है वैसे आपका सेकंड क्वेश्चन में भी पैसेज ही दिया गया है, और सिंपल क्वेश्चंस को पहले रीड करना है, नीचे आके पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेना है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ये तो जस्ट अप्रैल 2022 में आया हुआ है, तो एज इट इज सेम तो ये आने वाला नहीं है, लेकिन तरीका सेम रहने वाला है। सिंपल आपको पहले इन क्वेश्चंस को रीड करना है, देन पैसेज को रीड करना है, और उन ऑप्शंस को पैसेज में से आपको सर्च करके उनको लिखना है। जैसे कि देखोगे आप, द लिटिल आइलैंड ऑफ क्रीट इज इन द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे आप जैसे पढ़ोगे तो इसके अंदर मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात हो रही है। जैसे ऊपर वाले में स्माइल की बात हो रही थी, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी सैडनेस को दूर कर सकता है, वैसे इसके अंदर इस सी की बात हो रही है, एक समुद्र की बात हो रही है। तो इसी तरीके से आप जस्ट पैसेज का थीम समझ लेना है, देन आपको ईजिली आंसर इसका मिल जाने वाला है, ठीक है। तो पैसेज सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है, आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, देन पैसेज को रीड करना है, और जल्द से जल्द आपको इनका आंसर दे देना है। अरे जो रीडिंग सेक्शन है वो टोटल 15 मार्क्स में है, दोनों पैसेज करने के बाद आपके 15 मार्क्स पक्के, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने हम थर्ड यानी कि सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में जो राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, रीड द फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन हो रही है दो जनों के बीच में, और आपको मैसेज लिखना होता है इसके लिए। तो पहले चलिए हम इसको रीड करते हैं, और इससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में आपको करना क्या होता है। मान लो आपके स्कूल टीचर हैं और आपको वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने आपको फ़ोन किया है, और आपका नाम क्या है? आपका नाम है श्रुति, ठीक है, और आपको इन्होंने फ़ोन किया है। लेकिन जब टीचर ने फ़ोन किया आपको, तो आप घर पे थे ही नहीं, तो आपके जो मदर है, आपकी मम्मी जी ने फ़ोन उठा लिया, और मम्मी जो टीचर को मैसेज देना था, वो टीचर ने मैसेज आपके मम्मी जी को दे दिया। और उसी टाइम जब आप घर आने वाले थे, उसी टाइम आपकी मम्मी जी को भी बाहर जाना था। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आपकी अब मम्मी जो है, उनको एक क्या लिखना है? मैसेज लिखना है, ताकि जब आप घर पर आओ तो आप उस मैसेज को रीड कर लो, जो टीचर ने आपकी मम्मी को बताया है आपको कहने के लिए। अब क्या करेगी आपकी मम्मी? मैसेज लिख देगी और पर्ची छोड़ के चली जाएगी। जब आप आओगे तो जस्ट उस मैसेज में रीड कर लोगे। क्लियर है यहाँ पे? तो इसमें 3 जना का रोल होता है, पहला टीचर, मॉम और आप खुद। क्लियर है? देखिए, तो जो क्वेश्चंस में पूछा गया है आपसे, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। मिसेस ज्योति, इनका क्या कहना है? गुड मॉर्निंग, कैन आई स्पीक टू गीता? क्या मैं गीता से बात कर सकती हूँ? लेकिन गीता उस टाइम घर पे नहीं होती है, तो सिंपल उसकी मम्मी जी ने फ़ोन उठा लिया है। ये देखिए, सॉरी शी इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। कुड आई टेक अ मैसेज फॉर हर? तो जो मैसेज है क्या मैं ले सकती हूँ उसके लिए, है ना, सिंपल। तो मिसेज ज्योति जो है, हाँ, वो सारी बातें जो बताना है वो बता देती है। क्या? श्योर मैडम, गीता इज़ टू अपेयर फॉर ए इंटरव्यू एट DAV स्कूल। तो गीता को इंटरव्यू के लिए आना था भाई, प्रेजेंट होना था DAV स्कूल के अंदर, बट जो डेट है उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है कल के लिए। तो कल सेम टाइम और प्लेस पे आना है, प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब गीता आ जाए। तो अब क्या करना है? सिंस गीताज मदर इज़ लिविंग फॉर हर ऑफिस, और गीता की मदर को ही जस्ट ऑफिस जाना है अब, तो अब उनको एक मैसेज लिखना है गीता के लिए। तो राइट हर मैसेज, तो आपको मैसेज लिखना है कि गीता की मम्मी जो है कैसे मैसेज लिखेगी, तो आपका पूरा फॉर्मेट बताना है।
और उसमें डेट और टाइम मेंशन करना है। क्लियर? यहाँ पे बहुत इजी होता है ये, बहुत इजी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, मिस्टर पटेल को निशांत से बात करनी है, निशांत घर पे है नहीं, तो वो मार्केट गया हुआ है, तो उसका भाई ने उठा लिया। तो वैसे ही सेम आपको क्या लिखना है, सबसे पहले एक डेट लिखना है, आज का डेट डाल सकते हो जितना आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे हो, और आपको टाइम डालना है, और इस तरीके से नाम लिखने के बाद आपको इस तरीके से 30 to 40 वर्ड्स में इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है इसके अंदर जस्ट ये बताया गया है कि एक म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है नेक्स्ट वीक, और इसके अंदर पार्टिसिपेशन करने की जो लास्ट डेट है वो टुमारो है। तो जस्ट ये बता रहा है यहाँ पे कि आपके यानी कि योर क्लास टीचर मिस्टर पटेल जो इन्होंने कॉल किया था, और उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की जो कंपटीशन की जो लास्ट डेट है वो नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक कंपटीशन करना है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो कल है, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो देखो आप खुद से दे सकते हो, सिंपल 2 लाइन्स में काम खत्म। तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं पूरे मार्क्स। सेम फॉर्मेट में आपको इसका आंसर देना होता है। क्लियर यहाँ पे? तो जस्ट आपको यहाँ पे गीता के लिए मैसेज लिखना है, और यहाँ पे जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है, देखो जो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप जस्ट एक आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका आंसर आप यहाँ पे भी देख सकते हो। क्लियर है? मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। ये यहाँ पे क्वेश्चन और ये इसका यहाँ पे आंसर। चलिए, तो टेलीफोन कन्वर्सेशन हमारा यहाँ पे हो गया, जो कि बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, 4 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स पक्के आपके। अब आ जाते हैं अपने हम 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन क्या है? लेटर दिया गया आपसे, तो इसमें क्या पूछा गया है पहले हम ये रीड कर लेते हैं। देयर इज़ नो म्युनिसिपल डिस्पेंसरी इन योर एरिया। आपके एरिया में कोई डिस्पेंसरी है ही नहीं, तो जो लोग हैं उनको लगभग ट्रैवल करके जाना होता है 5 से 6 किलोमीटर दूर, काफ़ी दूर जाना पड़ता है रीच द नियर बाई हॉस्पिटल जाने के लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर। तो जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो तो काफ़ी हैवी फीस चार्ज करते हैं, और इतना सबके लिए तो पॉसिबल है नहीं फीस दे देना। तो राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर आगरा टू ओपन अ डिस्पेंसरी इन योर एरिया। तो डिस्पेंसरी ओपन करने के लिए आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखना है, और आपका नाम जो है वी राजन है, और आपका जो घर का एड्रेस है वो एड्रेस दिया गया है, आप आगरा के रहने वाले हों। तो आपको ये लेटर कैसे लिखना होगा, मैंने इसको सोल्व कर दिया है, घबराइए मत आप। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। सिंपल जो आपको एड्रेस दिया गया है यहाँ पे सेल्फ एड्रेस लिखना होता है। किसी कंडीशन में होता है कि वहाँ पे एड्रेस नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप XYZ भी लिख के छोड़ सकते हो। तो क्वेश्चंस के अंदर ही एड्रेस दिया हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे जो पूछा गया ये क्लास कुंज आगरा, फिर आपको डेट लिखना है इस तरीके से, और ये लेटर किसको लिखना है आपको? द म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, जो कि न्यू दिल्ली में है इनका ऑफिस, यहाँ लिखना है सर लिख के। फिर सब्जेक्ट लिखना है ओपनिंग डिस्पेंसरी इन दी लोकेलिटी, या इन माई लोकेलिटी लिखकर, या इन माई एरिया लिखकर सिंपल आपको यहाँ से ये स्टार्ट कर देना है। ये देखिए ये मैंने पूरे यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको दिक्कत यहाँ पे ना आए। आपको जो अपने एरिया का यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, ये बता देना है जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कुछ आप इमेजिनेशन से क्रिएट कर सकते हो कि हैवी फीस ली जाती है, लोग को काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लोग कैसे दूर दूर जाए, और कभी कभार इमरजेंसी हो जाएगी तो लोग किस तरीके से पहुँचेंगे वहाँ पे। कई बार जो फीमेल्स होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है ना। कई बार जो फीमेल्स होती हैं उनको अपने हस्बैंड का वेट करना होता है कि वो जब आएंगे तो साथ जाएंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये सब बताने के बाद आप एंड में एक रिक्वेस्ट कीजिए, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे आपके लोकल एरिया के अंदर भी एक डिस्पेंसरी खोला जाए, जो कि आपके बिल्कुल घर के नज़दीक हो। ये लिखने के बाद थैंक यू यूर फेथफुली और वी राजन लिखकर आपको सिंपल डन कर देना है। फुल टू फुल इसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे बहुत ईजी था ये भी। चलिए अब आ जाते हैं अपने हम 5th वाले ऑप्शन पे। 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? लास्ट मंथ यूर स्कूल प्लांटेड 40-50 ट्रीज, यानी कि पिछले महीने ही आपके स्कूल में 40 से 50 ट्रीज जो है वो प्लांट यानी कि लगाए गए थे, और इस प्लांट का नाम था यंग प्लांट, जिसको सैपलिंग्स कहा जाता है। और ये जो प्लांट्स है ये दिया गया था आपकी राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब ये ट्री प्रोवाइड किया गया था उस टाइम, तो जो आपके एरिया के पुलिस कमिश्नर हैं इनके द्वारा सबसे पहला ट्री प्लांट किया गया था। तो अब आपको एक रिपोर्ट लिखना है उस टाइम के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे प्लांट्स लगाए गए, कैसे उनको कमिश्नर जी के द्वारा पहला प्लांट्स लगाया गया। इस पूरी घटना को एक इमेजिनेशन अपने माइंड में आपको रेडी करना है, और आपको एक टाइटल देना है, और आपका नाम है अनामिका। टोटल 7 मार्क्स आपको इसके लिए दिया जाएगा। तो ये पूरी एक देखो, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है जो पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है उसको एज एक रिपोर्ट रेडी करना। जैसे कि जब कोई भी घटना घट जाती है तो
पुलिस आती है, वहाँ पे FIR लिखती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो उसका मतलब ही क्या है, ऐसा रिपोर्ट जो कोई घटना घट गई है अब उसको लिखना है हमें। तो वैसे ही कोई इंसिडेंट हुआ है, अब आपको ये बताना है। तो मैंने भी सिंपल इसको सॉल्व कर दिया है। ये देखिए, ये आपको नीचे आना है और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ सिंपल बता दिया, लास्ट मंथ योर स्कूल प्लांटेड 40-50 ट्रीज, है ना। ये देखिए सिंपल मैंने इसको एक टाइटल दे दिया है यहाँ पे, इजी सा, रिपोर्ट राइटिंग ऑन ट्री प्लांटेशन सैपलिंग्स प्रोग्राम इन स्कूल, ये बता दिया। और रिपोर्ट किसके द्वारा है, अनामिका के द्वारा है। तो नाम जरूर लिखना है, इसमें नेम लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। और इस तरीके से मैं नेम को बोल्ड कर देता हूँ, ये हो गया। एंड इसके बाद आपको सिंपल इस तरीके से स्टार्ट करना है। आप स्टार्टिंग में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड इन आवर स्कूल ऑन 17 अक्टूबर 2022 एट 8:45, सिंपल लिखकर फिर यहाँ से आपको मेन लाइन स्टार्ट करनी है। ये स्कूल में हुआ, इतने से लेकर इतनी क्लास के बीच में हुआ, इसके अंदर प्रिंसिपल्स, काफ़ी टीचर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर स्कूल के प्रिंसिपल का आप नाम बता सकते हो। मैंने जो नाम मुझे याद ध्यान में आया, मैंने अपने स्कूल का जो प्रिंसिपल थे मेरे, अपने स्कूल का नाम लिख दिया है ना, जस्ट कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ बताया तो गया नहीं है। एंड टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे इसमें, एंड पुलिस कमिश्नर वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, ना, ये सब आपको बताना है। और इसके बाद क्या क्या हुआ उस टाइम, ये सब एक इमेजिनेशन के थ्रू बता दीजिए। और इस तरीके से आप इतना बड़ा लिख दीजिए जितना बड़ा मैंने इसमें लिखा हुआ है, और आपको मिल जाएंगे इसमें फुल टू फुल मार्क्स। क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको वहाँ पे लिख दिया है सोल्व्ड क्वेश्चन, आप डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कीजिए, आपको ये सारे जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है लिखने का फॉर्मेट। अब आ जाते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन देखो सेम तो ये रहने वाला नहीं है ना, जस्ट मैंने इनको सॉल्व कर दिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। लेकिन फिर भी पूछा आपसे रिपोर्ट ही जाएगा, और रिपोर्ट में आपसे कोई भी इवेंट हुए हैं, इवेंट मतलब कोई भी जो घटना हुई है पास्ट में, आपको वही बताना होगा। तो इसमें आपको पास्ट टेंस यूज़ करना होता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो ये सारे टेंस यूज़ करना होता है। मोडाल्स में भी आपको पास्ट के जो मोडाल्स हैं, कुड हो गया, शुड हैव हो गया, है ना, एंड जो पास्ट के मोडाल्स हैं आपको वही मोडाल्स भी यूज़ करना होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेंस, मोडाल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियोस दी हुई है, आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा ताकि आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए और आप सेंटेंसेस को बना पाओ। अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे से पता है तो, वोकैबुलरी नहीं भी पता तो जस्ट एक बार गूगल पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वोकैबुलरी रीड कर लेना, 100-200 वर्ड्स, ताकि आपको ये एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा इसको भी करने में। देखिए, गिवन बिलो आर 3 सिचुएशन, आपको टोटल 3 सिचुएशन दिए गए हैं, आपको कोई सा भी एक सिचुएशन जो है वो चूज़ कर लेना है और उसमें आपको अपने व्यूज़ बताने हैं टोटल 100 वर्ड्स में। पहला जो है मैं आपको चलो पहला ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या पूछा गया इसमें, मोबाइल फोन्स आर फाउंड इवन इन द हैंड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आजकल स्कूल जाते बच्चों के हाथों में फ़ोन मिलता है भाई, फ़ोन छेड़ रहे होते हैं, वो खाना खाते हुए फ़ोन है, यहाँ तो स्कूल जाते हुए बात है भाई, ठीक है। तो दे वेस्ट अ लॉट ऑफ देयर टाइम ऑन फ़ोन, यानी कि वो काफ़ी टाइम अपना वेस्टेज कर देते हैं, फ़ोन चलाते हैं टाइम पे, काफ़ी टाइम कर देते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, द फ़ोन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ भाई ज़रूर है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है, गूगल से, नेट से काफ़ी चीज़ें हम देख सकते हैं। आज हमारी वीडियोस भी आप यूट्यूब पे देख पा रहे हो, गूगल से आप हमारे नोट्स एक्सेस कर पा रहे हो, है ना, सिंपल है यहाँ पे। एंड हेल्प्स इन स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प करती है फ़ोन हमारी। तो आपसे पूछा ये जा रहा है, वट आर योर व्यूज़ अबाउट चिल्ड्रन यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। तो आपको ये बताना है कि चिल्ड्रन जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसके बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि एडवांटेज भी है, और उसके अपने हैं डिसएडवांटेज भी हैं। तो आपको पहले एडवांटेज के साथ उसके डिसएडवांटेज भी बताना है इसके अंदर। तो इसको मैंने सिंपल सॉल्व कर दिया है इस तरीके से। इस क्वेश्चन को ये देखिए, ये रहा पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर मैंने यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। इसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मेंशन किया है मैंने, जिससे कि आपका पूरा आंसर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो इसमें क्या करना होता है आपको, सिंपल बताइए, देखो जस्ट आपको एक आइडिया दिया गया है, इसमें तो ये बोला नहीं गया है कि हाँ आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए, बट आपको एक सिचुएशन दिया गया है कि आज स्कूल जाते हुए बच्चों के हाथ में ही फ़ोन होता है। तो अब आपको जो भी आंसर लिखना है इसमें, आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपका आंसर टोटली स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड हो, है ना, हमारे यानी जो एडल्ट्स होते हैं उनसे नहीं, या जो 40 साल के हैं, 50 साल के, उनसे नहीं। आपसे पूछा गया है एक स्कूल लाइफ के दौरान अगर कोई बच्चा मोबाइल यूज़ करता है तो वो टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा अपना, तो ये चीज़ आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ठीक से समझना है, देन आपको बताना है। तो तीनों में से जो आपको इजी लगे आपको वही करना है। और यहाँ पे तो मैंने मोबाइल फ़ोन वाला जो इसको मैंने सॉल्व भी कर दिया है,
इसे मैंने सिंपल लिखा आपको, ये देखिए, मोबाइल फोन्स आर मॉडर्न गैजेट्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प अस टू कनेक्ट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये हम दुनिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। मोबाइल फोन्स हैव अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल एंड नाउअडेज ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर अ पीजेंट और वेल्थी पर्सन, आज चाहे वो एक किसान हो, चाहे एक पूरा अमीर पर्सन भी क्यों ना हो, उसके पास आज अपना खुद का मोबाइल फ़ोन होता ही होता है। चाहे आप अर्बन में हो या रूरल एरिया में रहते हो, फ़ोन सभी के पास है। आज मोस्टली लोग आज फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। बट आज यहाँ पे जो डिस्कशन है वो है व्हाट दी हैव ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। तो जो आज फ़ोन है, आज स्टूडेंट्स लाइफ के लिए आज काफ़ी ज़रूरी बन गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है वो। तो इसी देखो, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जस्ट नॉर्मली जो बेसिक जो बातें पहले वो बताया, उसके बाद मैंने इस पूरे आंसर को स्टूडेंट्स लाइफ के साथ जोड़कर आंसर देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से आपका एक आंसर जो होगा वो सॉलिड आंसर बन जाएगा और लगेगा कि हाँ, आपने सिचुएशन को अच्छे से एज्यूम कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अब आ जाते हैं अपने हम सेक्शन सी, जिसको कहा जाता है ग्रामर सेक्शन। 7th क्वेश्चन है हमारा। 7th क्वेश्चन में जो आपसे पहले पूछा जाता है वो होता है आपसे रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ के अंदर आपको जो वर्ब की फॉर्म दी गई है वो फर्स्ट फॉर्म में दी गई है, किसी में थर्ड फॉर्म भी दी गई है, यानी कह सकते हो आप ये डायरेक्ट इन स्पीच में बोला गया आपसे। अब आपको इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है, यानी कि जो डायरेक्ट बात कही गई है अब आपको इसको इनडायरेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको सिंपल जो वर्ब की फॉर्म होती है उसमें थर्ड फॉर्म लगा देना है, वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बन सकती, तो आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे कि देखोगे यहाँ पे राम की कहानी बताई गई है। राम ने एक न्यू शर्ट पहनी है और उसके बाद वो अपनी कंघी करेगा भाई, है ना, कॉम, और फिर वो कभी कभार अपने बाल पे थोड़ा तेल भी लगा लेता है। ये पूरी कहानी है। फिर उसकी मम्मी जी उसके लिए एक ब्रेकफास्ट बनाती है। तो इस पूरी घटनाक्रम को इस पूरे पैराग्राफ के बीच में आपको रीराइट यानी फिर से लिखना है और आपको यूज़ करना है वर्ब की पैसिव वॉइस। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया जो भी वर्ब होगा यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म आपको लगा देना है। जैसे कॉम है, पुट है, पुट का तो थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है अ न्यू शर्ट हैज़ बीन पुट ऑन बाई राम, नाउ हिज हेयर कोम्ड। ये देखो यहाँ पे COMB लगाया हुआ है, यहाँ पे सिंपल आपको ED लगा देना, ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो नाउ हिज हेयर कोम्ड बाई हिम, तो सिंपल यहाँ पे है। जैसे कि पुट को सिंपल थर्ड फॉर्म भी इसकी पुट ही होती है, बट मोस्टली वर्ब के अंदर ED लगा के उसके वर्ब के फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपसे पैसिव वॉइस बोला जाए तो सिंपल वर्ब की फॉर्म में आपको ED लगा देना। देखिए यहाँ पे ED लगा हुआ है ना, सिंपल ED लगा देना है, ये आपका हो जाएगा। ऐसे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में और भी काफ़ी सारे इसमें सॉल्व किए हुए हैं जो कि आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब जैसे वॉज, वर, इज, MR पूछा जाएगा आपसे, या कनेक्टर पूछे जाएंगे, जैसे फ्रॉम हो गया, है ना, एंड डिटर्मिनर्स पूछे जाएंगे आपसे। तो ये सब आपसे पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे वीना, हेडर, रैगडोल, ये कुछ पैराग्राफ है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसमें जो ऑप्शन है इनका आंसर मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ लिख दिए हैं। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन जो दिया जाता है उसमें से ही आपको चूज़ करना होता है। ये देखिए, इसके बाद 7th क्वेश्चन में ही ऑप्शन A और उसके बाद ऑप्शन B भी पूछा जाता है आपसे। ऑप्शन B में री राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज वन सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको क्या कहा गया है कि ये बॉक्स आपको दिया गया है, इसके अंदर कुछ कनेक्टर्स वर्ड दिए गए हैं, एज, वैन, सो, वेयर, येट, थो। अब देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं, ये देखिए A और B, इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है, इसमें से कोई एक वर्ड यूज़ कर। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया गया है, इन दोनों को कनेक्ट करके दिखाया गया है। ये देखिए, ही लेफ्ट द फील्ड एज ही वॉज फीलिंग टायर्ड, यानी कि उसने फील्ड छोड़ दिया जब काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। ये सिंपल है यहाँ पे। तो ही लेफ्ट द फील्ड, ये देखिए, ही लेफ्ट द फील्ड। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही वो थका हुआ महसूस कर रहा था तो वो फील्ड छोड़ दिया, तो यहाँ पे एज यूज़ किया गया है जैसे के लिए। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही वो थका महसूस कर रहा था, सिंपल छोड़ दिया। अब इसके बाद आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं, सिंपल इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है, इन दोनों को जोड़कर। तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे दिए हैं आपको ऑप्शन, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, रीराइट सेंटेंसेस, पहला आपको दिया गया था ये, मान लो एक ये है, ही लर्न टू ड्राइव, ही वॉज
स्टिल एट कॉलेज, यानी कि जब वो कॉलेज से था भाई उसी टाइम से वो ड्राइव सीख रहा है ना। तो ही लर्न टू ड्राइव व्हेन ही वाज स्टिल एट कॉलेज, तो यहाँ पे व्हेन ही वाज यानी जब वो कॉलेज में था, तो सिंपल व्हेन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जो आपसे ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन, इसमें से कोई एक आपको लेकर आपको इसमें लगाना होता है और उसको कनेक्ट करना होता है। जो भी आपको बोलने में सही लग रहा है समझ लो वो सही होगा। ये देखिए सेकंड में देखिए, ही कुड नॉट ईट द समोसा, है ना, वो समोसा नहीं खा सका। इट वॉज वेरी स्पाइसी, भाई बहुत तीखा था वो, बहुत बहुत मिर्ची थी उसके अंदर, कैसे खा लेता। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आंसर में, ही कुड नॉट ईट दी समोसा बिकॉज इट वॉज वेरी स्पाइसी। क्लियर है यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि वो बहुत तीखी थी। क्लियर है यहाँ पे। तो जो भी ऑप्शन दिया गया है इसमें इसका आंसर आपको मिलता है। तो बहुत ईजी होता है ये। तो जैसे ही आप इसमें एक वर्ड रखोगे, कनेक्टर्स रखोगे, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा जो बोलने में सही लग रहा है समझ लो वो सही ऑप्शन है। ठीक है। एंड जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बताया है, वो एक और फिल इन द ब्लैंक्स आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, वन ऑफ दी, और यहाँ पे डैश दिया गया है। यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या आएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ फेसिंग द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए बिगेस्ट आंसर है इसका, सेकंड का कुड आंसर है, तीसरे का मस्ट आंसर है। यानी कि यहाँ पे आएगा बिगेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आएगा कुड, दिस कुड बी वेरी। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लिख रहे होगे तो जब भी आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुड आने वाला है। जैसे कुड का मतलब होता है सका, है ना। कैन का पास्ट है कुड, सेल इसको फ्यूचर में यूज किया जाता है, इज प्रेजेंट का, आउट टू मतलब शुड होता है यानी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप पढ़ोगे तो सिंपली बताया कि ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, हमारे एटमोसफियर के लिए क्या चीज़, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो यहाँ पे कुड बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है इंसान के लाइफ के लिए, तो यहाँ पे कुड आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी मस्ट एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमें ये चीज़ जांचना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे मस्ट वर्ड यूज किया गया है। मस्ट एक मोडल्स है, कैन, कुड, शुड है, मस्ट, नीड टू, डे टू, यूज टू, हाउ टू, लेट, अबाउट टू, काफ़ी सारे ऐसे मोडल्स हैं जो मैंने अपने वीडियोज़ में करवाया हुआ है। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने में। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कनेक्टर्स भी यहाँ पे हो गए, जो रीराइट वाले सेंटेंस होते हैं ये भी हो गए, एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं अपने हम 8th क्वेश्चन पे। जो 8 क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, और ये मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर भी आपको जो पेपर में दिया है इसको हम सोल्व करते हैं। बहुत ईजी, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हैं यार ये तो। ये देखिए अरुणा क्या कहती है भाई यहाँ पे कि वेयर आर यू गोइंग। सुमित कहता है आई, यहाँ पे डैश है, फिर गोइंग टू द बैंक। तो आई हमेशा ध्यान रखना इजामारम का प्रयोग करते हैं, जब यूज करते हैं जब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर हम इसका यूज करते हैं। तो आई एम गोइंग टू दी बैंक, मैं बैंक जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे अरुणा पूछती है वाई आर यू गोइंग देयर, यानी कि जहाँ पे भी आईएनजी आ रहा है बात प्रेजेंट की हो रही है, सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, आर लगाना है। तो वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो। तो सुमित कहता है आई हैव टू विड्रॉ 1000 रुपीज़, मुझे 1000 रुपये निकालने हैं। तो जब एंड में सेंटेंस के एंड में ना आ रहा हो, जैसे मुझे 1000 रुपये निकालना है, मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे खाना है, तो वहाँ पे हैव टू का यूज़ किया जाता है। किसका, हैव टू, ना, ने, नी, सेंटेंस में एंड में आता है तो अरुणा कहती है वाई डू यू नीड दिस मच मनी, इतने पैसे की तुम्हें क्यों ज़रूरत है भाई। तो ये यहाँ पे सिंपल वाई डू यहाँ पे लगा देना है। क्लियर है। तो कितना इजी था, जैसे ही आपने बस ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया आपको 3 नंबर मिल गए, यानी कि एक फिल इन द ब्लैंक्स के 1 मार्क्स आपको दिए गए हैं। 9th क्वेश्चन है, सिंपल यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, और इनको मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया था ना, जब भी बोला जाएगा आपसे फॉर्म फिलिंग करने, यानी कि लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो गई, सिंपल है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो वर्ब की फॉर्म है वो ब्रैकेट में आपको दी जाती है, और उसी में आपको थर्ड फॉर्म लगाकर सिंपल आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना होता है। आपके इजीली तरीके से आंसर ठीक हो जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पे थर्ड फॉर्म ना आकर उसकी सेकंड फॉर्म आती है, तो जैसे ही आप पैसेज को रीड करोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कि क्या है, आई, और यहाँ पे डैश देके ब्रैकेट में सी दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है सी, यहाँ पे सो आएगा, आई सो इट। फिर यहाँ पे आपसे डैश दिया गया, देन इसकी फॉर्म आपको भरनी है। अगर कैचिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म दी गई है तो यहाँ पे सिंपल चेज को चेजिंग, यानी कि वो तुम्हारे पीछा कर रहा है या पीछा कर रही थी, ये सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है। ये देखिए, तो ये चीज़ आपको फॉर्म में देखना है। अगर आईएनजी फॉर्म है तो सिंपल ब्रैकेट में दिए गए को भी आईएनजी फॉर्म में लिख देना है। तो इनमें जो ऑप्शन में जो आंसर आएंगे वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ये देखिए
लाइक क्लाइम डिड वर सो चेजिंग। क्लियर है यहाँ पे? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्रैकेट में दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें थर्ड फॉर्म ही लग जाती है, किसी में सेकंड और किसी में आईएनजी फॉर्म के साथ आपको इसमें बनाना होता है। तो बहुत ईजी होता है ये जस्ट, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें जो सेंटेंसेस है वो किस टेंस का है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का, उसी के हिसाब से आपको लगाना होता है। और टेंसेस के लिए आपको मैंने बता दिया कि मेरी वीडियोस बनी हुई है टेंस के ऊपर, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कंप्लीट द फ्लोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वो 3 ऑप्शन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि एक ऑप्शन 1 मार्क्स का है। यहाँ पे सुकृत और टीचर दोनों के बीच में बात हो रही है। सुकृत का यहाँ पे कहना है मैडम आई हैव अ प्रॉब्लम, और यहाँ पे फिर टीचर कहती है कि व्हाट, फिर यहाँ पे डैश योर प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, सिंपल यहाँ पे इज लगा देना। तो ऐसे ही तीनों फॉर्म में आपको भरना है, बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपसे 11th क्वेश्चन में पूछा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको जो दिया गया है, सेल्समैन और सोनू के बीच में बात हो रही है, ये चीज़ डायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है। डायरेक्ट का मतलब होता है जब दोनों बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब दोनों बंदों के बीच में जो बात हुई है वो उनमें से कोई एक बंदा तीसरे बंदे को जाके बता रहा है। ठीक है, मान लो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो कि आपके बीच में ए और बी, इन दोनों के बीच में बात हुई है और इन दोनों ने बात कर ली है, और बी जो है ये जाकर सी को बताता है घर पे जाकर। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, मेरी उससे बात हुई और उसने ये कहा, है ना। जो उसने ये कहा यहीं से स्टार्ट होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो जो दोनों के बीच में आमने सामने बात होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट बात हो रही है वो। और इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक अगर थर्ड पार्टी को जाके बताता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मान लो कि आपके स्कूल के अंदर आपके और टीचर की बात हुई, और आपके बीच में जो बात हुई और आप घर पे आके अपने मम्मी जी को बता रहे हो, तो जो आप घर पे आके बता रहे हो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए अब आ जाते हैं अपने हम क्वेश्चंस पे। तो सिंपल आपसे यही यहाँ पे पूछा गया है, सेल्समैन के बीच में बात हो रही है, सोनू के बीच में बात हो रही है, ये सारी बात बताने के बाद आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और इसके अंदर आपको ये सिंपल यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे द सेल्समैन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड सोनू, क्या पूछता है यहाँ पे सेल्समैन, मे आई हेल्प यू सर। और सोनू कहता है आई वॉन्ट टू बाई अ पेयर ऑफ शूज़, यानी कि ये पेयर ऑफ शूज़ खरीदना चाहता है सोनू। तो यहीं पे जो सेल्समैन है वह पूछा है रिस्पेक्टफुली सोनू से, क्या पूछा है, इफ़ आई माइट हेल्प हिम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, देखो होता क्या है कि जो मे होता है वो इनडायरेक्ट में माइट में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, विल वुड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनडायरेक्ट स्पीच कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जस्ट एक सॉल्व करके भी दिखा दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इनडायरेक्ट स्पीच करने का एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ। पहले आप चलिए इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ डेट फॉलोज। यहाँ पे रीना और आर्या, इन दोनों लड़कियों के बीच में बात हो रही है। क्या हो रही है बात, चलिए देखते हैं। रीना का यहाँ पे कहना है आई कॉल्ड यू येस्टरडे वेयर वर यू, मैंने तुमको कल कॉल किया था, तुम कहाँ थे। आर्या यहाँ पे कहती है आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंड मदर, वाई डिड यू कॉल, है ना। यहाँ पे सिंपल, भाई मैं तो अपनी दादी के पास गई हुई थी, तूने कॉल क्यों किया भाई, है ना। तो रीना यहाँ पे कहती है आई कॉल्ड टू टेल यू डेट आवर रिजल्ट्स विल बी आउट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जो वीक है उसमें हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आर्या कहती है भाई तो श्योर है ना। रीना कहती है आई सो द न्यूज़ इन येस्टरडेज न्यूज़पेपर, तो इसने एक न्यूज़पेपर में देखा है। तो ये पूरी बात जो है यहाँ पे पैराग्राफ में दिया गया है, और जस्ट आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी जाएगी, जैसे कि आपको इस वाले क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए, तो इसको जस्ट मैंने एक अलग तरीके से सोल्व करके बताया जिससे कि आपको जस्ट और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ये देखिए मैंने यहाँ पे फिल भी कर दिया इसको। रीना टोल्ड आर्या डेट सी हैड कॉल्ड हर। देखो, जब भी आप पढ़ोगे इसमें तो आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड आस्क्ड हर वेयर सी हैड बीन, आर्या टोल्ड हर डेट, तो वो कहाँ पे थी, वो सी वेंट टू विजिट हर ग्रैंड मदर, है ना, वो वहाँ पे गई हुई थी। और क्यों कॉल किया था यहाँ पे बता दिया उसने, कॉल टू टेल हर दैट देयर रिजल्ट वुड बी। देखो यहाँ पे क्या है, जो विल होती है
वो वुड में चेंज हो जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे होते हैं, जब हम सेंटेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं, तो विल यहाँ पे वुड में चेंज हो गया है। वुड बी आउट नेक्स्ट वीक व्हेन आर्या आस्क्ड, उसी टाइम आर्या पूछती है वेदर शी वाज श्योर, कि भाई वो श्योर है। तो रीना यहाँ पे कहती है, रीना टोल्ड हर दैट शी सो द न्यूज़ इन द प्रीवियस डेज न्यूज़पेपर, यानी कि जो यस्टरडे जिसको हम कहते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में आकर उसको प्रीवियस डेज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ पे? यानी कि डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडेज और इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करके प्रीवियस डेज लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो प्रीवियस डेज यानी पहले बीता हुआ कल। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हमें इस तरीके से लिखना होता है। चलिए ये भी हमारा हो गया। एंड 12 जो क्वेश्चन है ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, और फिल इन द ब्लैंक्स में सिंपल आपको इस तरीके से लिखना होता है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, बीना, हेडर, रैगडोल, इट, यहाँ पे इट देखे फिर डैश दिया गया, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है वी, इज, वॉज, विल। तो यहाँ पे क्या है, देखो बात किस में हो रही है, हैड यानी कि पास्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, पास्ट का जो वर्ब है वो लगाना है आपको, जो यानी जो हेल्पिंग वर्ब है। तो वी, इज, वॉज और विल, इन चारों में से जो आपको बताना है पास्ट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। इज तो प्रेजेंट का है, विल फ्यूचर का है, बच कौन सा गया, वॉज। तो इट वॉज अ गिफ्ट, वॉज क्या है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये भी आप आके सिंपल जो मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। ये देखिए ये रहा, बिना हेडर, रैगडोल, वॉज आएगा, फॉर्म आएगा, मेड आएगा, यूज्ड, हर और आएगा। सिंपल है। इस तरीके से आपके ये भी पूरा पैसेज यहाँ पे सोल्व हो जाता है। करना क्या है आपको, चारों ऑप्शन में से कोई जो करेक्ट ऑप्शन है आपको वो चूज करना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस में पूछेगा, ये अगर पास्ट का है तो पास्ट की यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेना है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का लेना है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का लेना है। क्लियर है? यहाँ पे ये कॉमन जो बातें हैं ये हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस में, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में एंड पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ की जाती है। क्लियर है? देन आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। बाकी मैंने इसका आंसर यहाँ पे दे ही दिया, ये सारे इसके आंसर यहाँ पे हैं। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अपने हम सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर पार्ट पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें आपके जो बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछा जाता है। ये टोटल 30 मार्क्स का आता है। तो 30 मार्क्स आपको कंप्लीट करने हैं, पूरे लेने हैं, तो आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हुए हैं। जस्ट अगर आप उन चैप्टर्स को भी कर लेते हो तो इन्हीं चैप्टर्स में से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में, पोएम्स और स्टैंजास आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 25, 27 अगर आप इतने चैप्टर्स कर लेते हो और जो मैंने ग्रामर्स बताया अगर वो सभी ग्रामर्स कर लेते हो तो मिनिमम आपके 75 मार्क्स, और मैक्सिमम तो हम कहीं नहीं सकते भाई, 75 से प्लस ही मार्क्स आएंगे। क्योंकि मैंने आपको ग्रामर का पूरा तरीका बता दिया, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन एंड लिटरेचर के ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे आपके जो क्वेश्चन से एग्जाम में वो पूछे जाने वाले हैं। और अब आ जाते हैं अपने हम डी सेक्शन, दैट मीन्स लिटरेचर पार्ट। इसमें एक खासियत ये होती है इस बोर्ड के द्वारा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है, ये उस चैप्टर का नाम या उस पोएम का नाम भी दे दिया जाता है। तो आप जो नाम दिया गया है यहाँ पे उन पोएम्स को या उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाइए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, सिंपल आपको इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना है लिटरेचर पार्ट के लिए। अब लिटरेचर पार्ट आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पोएम से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखोगे आप तो 9 गोल्ड मेडल्स जो ये आपका है, इसमें से कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। क्या अप्रोच कर रहा है? द फाइनल इवेंट किसको कर रहा है? आप देखोगे इसका आंसर पढ़ोगे आप जब पोएम, इसको 100 यार्ड रेस इसको अप्रोच कर रहा है वो फाइनल इवेंट। तो ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप इसके आंसर्स को पढ़ लोगे बुक्स वगैरह के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये तो है नहीं कि आप बना के लिखोगे। जब तक हमें नहीं पता चैप्टर्स के बारे में तो हम ये नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। तो आपको ये अच्छे से करना है। जो 14 क्वेश्चन है ये आपके बुक्स में से जो पोएम्स हैं उनमें से आता है ये, ठीक है? एंड 15 क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं स्टोरीज में वो पूछा जाता है। देखो व्हाट इज वुमेन वाई द इंडियन वीवर्स, जो बुनकर होते हैं फॉर अ न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए वो क्या करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो इंडियन वीवर्स चैप्टर्स है ये उससे आया हुआ है। एंड नेक्स्ट है अ प्रेयर फॉर हीलिंग, ये उस चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। कहाँ पे प्रोवाइड किए हैं? ये मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं इस PDF के अंदर।
तो मैंने आपको जो सोल्व्ड क्वेश्चंस की लिंक दी गई है उस पर क्लिक कीजिए। उसमें आपको ये सभी ग्रामर्स मिल जाएंगे, लिटरेचर भी मिल जाएगी, दोनों मिल जाएंगे, जिससे कि आपको सिंपल इनको रीड कर लेना है। और रिपोर्ट राइटिंग के लिए, आर्टिकल्स, लेटर्स के लिए आपको जस्ट सोल्ड गूगल से पढ़ लेना है, ताकि कैसा भी पूछ लिया जाए आपको जस्ट वोकेबलरी समझ लेना है और उसको बना के लिख कर आ जाना है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए मैंने उन सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं। व्हाट इज द पोएट वांट अस टू डू, वाटर, एयर एंड प्लांट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, भाई क्या चाहता है वहाँ पे पोएट, ठीक है। तो जो पोएट चाहता है कि हम प्लांट्स को सेव करें अभी के लिए भी, एज वेल एज दी फॉर फ्यूचर के लिए भी। तो बहुत ही तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस लगभग 5 सालों के जो लिटरेचर पार्ट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे दे दिया है। इनमें से रिपीट तो दोस्त होना ही होना यार, ऐसा तो है नहीं रिपीट नहीं होंगे, रिपीट होगा इसके अंदर से। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, जस्ट आपको उन चैप्टर्स को कर लेना है, ठीक है। तो जो लिटरेचर पार्ट है, अगर आपने चैप्टर्स को रीड किया हुआ है तो प्लीज़ रीड कर लीजिए। मैंने चैप्टर्स की समरी की नोट्स दी हुई है, आप उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए, जो कि शॉर्ट नोट्स है। आप उसको भी रीड कर लोगे तो आपको चैप्टर का समरी समझ में आ जाएगा, और आप उसमें से चैप्टर की समरी भी कंप्लीट करके चले जाइए। आपका इंग्लिश का पेपर बहुत मस्त जाने वाला है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। लिटरेचर का पार्ट है, इसमें मैंने आपको ये दे दिया है, और जस्ट इन क्वेश्चन आंसर को सिंपल रीड कर लीजिए। और जो भी मैंने आपको बताया है अभी ग्रामर में और राइटिंग सेक्शन में, इनको जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया। ये देखो वल्लभ भाई पटेल जी वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन ये रहा। तो इन सबको मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया है। If you have any problem with any questions, please comment in comment box. I will reply as soon as possible. I hope आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिएगा, और जो मैंने आपको लिंक दिया उस पर क्लिक कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को रीड कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से जाए, मस्त तरीके से जाए। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती है, उसका फ़ायदा उठाइए। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर और ग्रामर का पोर्शन आज के इस वीडियो में हमारा कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।